नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की एडिटोरियल एनालिसिस करंट अफेयर सीरीज में। आज हम आ गए हैं हमारे सेशन नंबर 43 पर और इस सेशन में आज हम ये 4 एडिटोरियल्स पर अच्छी चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के ऑनलाइन गेमिंग बैन को तमिलनाडु यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने एनल कर दिया है। ऐसा क्यों? अमेरिका में चल रही डेडली वैक्सीन हेजिटेंसी और लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, कर लो बात। असम और मिजोरम के कॉन्फ्लिक्ट की एक माइक्रो हिस्ट्री, बहुत अच्छा, ये आपको हिस्ट्री का बहुत अच्छा एक पार्ट करवा देगा। और भारत नेपाल सहयोग के बिना बाढ़ से निपटना बिहार और तराई क्षेत्र में असंभव। 6 अगस्त के ये एडिटोरियल्स होंगे। सभी सिंसियर एस्पायरेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल खोल के पढ़िए, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िए तो मज़ा आएगा। प्यारे दोस्तों, ये रहा 6 अगस्त का हिंदू अखबार और ये रहे हमारे 4 एडिटोरियल। ध्यान से देख लीजिए। तो शुरू करें दोस्तों। आज का पहला एडिट प्रीलिम्स GS2 GS4 ऐसे में काम आएगा। आज का हमारा एडिट है अ पैटर्नलिस्टिक स्टेट चूजेस बैन एंड नॉट रेगुलेशन। तो जब कोई राज्य की सरकार या देश की सरकार अपने आप को नागरिकों का पिता या माता समझ ले, पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड हो जाए, तो वो चीज़ों पर क्या है, बंदिशें लगाने के मूड में आ जाती है। फिर वो विनियमन नहीं करती, वो मम्मी डैडी बन के डंडे घुमाना शुरू कर देती है। एक सरकार के इरादे कितने भी अच्छे हों, ये जरूरी नहीं कि वो अच्छे इरादे अच्छे कानून के रूप में ही उसकी परिणति हो। और ये सबूत अभी अभी मिला जब मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 में किए गए हालिया संशोधनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये जो तमिलनाडु सरकार की कोशिश है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम द टेम्पटेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये तो बड़ी अनरीजनेबल बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने गेम्स ऑफ स्किल को भी जुआ मान लिया था। यदि उसमें कहीं भी किसी तरह की बेटिंग या प्राइज मनी इन्वॉल्व थी तो आप एक गेम ऑफ स्किल को जुआ कैसे मान सकते हो? तमिलनाडु राज्य इस बात से बहुत चिंतित है। ऐसा उसका कहना है कि भाई हमारे जो युवा हैं, तमिलनाडु की पूरी धरोहर है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनके नाजुक कंधों पर इतने बड़े राज्य का इतना बोझ है, उनको तो नशा लगते चले जा रहे हैं इन ऑनलाइन गेम्स का। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक अंतर विभेद करने में विफल हो गए। यू हैव फेल्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गेम्स ऑफ स्किल एंड द गेम्स ऑफ चांस। तो आपने कौशल आधारित खेल और चांस आधारित खेल, जो कि गैम्बलिंग हो सकते हैं, उनके बीच में आपने अंतर ही नहीं किया। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कुछ विनिंग का था तो आपने उसको गेमिंग की जनरल कैटेगरी में डाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। जितने भी ऑफलाइन गेम हैं वो भी इलीगल हो जाएंगे अगर उनमें प्राइज मनी इन्वॉल्व होगा। तो ये तो एक रिडिकुलस सिचुएशन होगी। क्या घर घर जाके लोगों को लूडो खेलने से रोकोगे क्या, अगर वो 1-1 रुपए की शर्त लगाएंगे? ऑफन द स्टेट थिंक्स दैट इट मस्ट गाइड इट्स सिटीजन्स इन द राइट डायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारें होती हैं, दुनिया भर की बात है, भारत की बात नहीं है, भारत में तो खैर है ही, लेकिन दुनिया भर में उनको ऐसा लगता है कि हमारे नागरिक जो हैं बड़े प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनको सही दिशा दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो इनका सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और ये तो जो है कर्जे और गरीबी में दब के मर जाएंगे। ऐसा कई बार होता भी है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता ना। दैट लीड्स द स्टेट टू टेक ऑन अ पैटर्नलिस्टिक रोल। तो इसमें कॉन्डेसेंडिंग अप्रोच हो जाती है। तो कमेंट थ्रेड में प्यारे बच्चों पैटर्नलिस्टिक और कॉन्डेसेंडिंग दोनों शब्दों के अर्थ हमें ढूंढ के बताओ। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो कठिन शब्द इसमें कहीं हमको दिखते हैं, आपको पैरेलल में हम बताते चलें। हिंदी माध्यम के छात्रों को भी इससे बहुत लाभ होगा। जुड़े रहिए सीरीज के साथ, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप वी कीप गेटिंग इट। तो इसमें जो एक व्यक्तिगत फ्रीडम और चॉइस की बात होती है वो तो खत्म ही हो जाती है ना, जब स्टेट इस तरह से पैटर्नलिस्टिक रोल में खुद को अपॉइंट कर लेता है, भैया मोरालिटी का प्रोटेक्टर। फिर वो ये नैतिकता के तत्व को पुश करना शुरू कर देता है, बिना ये सोचे कि वो जो कुछ कर रहा है वो रीजनेबल है नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक सवाल उठाया कि आपने ये जो संशोधन किया है इसमें आनुपातिकता का अभाव है। देखिए, कानून में क्या होता है, आपके जोश से कुछ नहीं होता। आपका जो भी फाइनल गोल है किसी कानून को बनाने का, और उसके लिए आपने जो मेथड यूज किए हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। आपको बात समझ में आ गई ना?
मतलब किसी ने अगर किसी राशन की दुकान से ब्रेड की चोरी की, फांसी की सजा तो नहीं मिलेगी ना उसको। प्रोपोर्शनैलिटी आपको समझ में आ गए। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि तुमने रेगुलेशन क्यों नहीं किया, तुम आउटराइट बैनिंग क्यों कर रहे हो। आपको याद होगा यही बात मार्च 2020 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पूछी थी कि तुमने 2018 में पूरा पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बैन क्यों करवा दिया, प्रैक्टिकली तुम रेगुलेट क्यों नहीं करते हो। अब आपको समझ में आ गया। एज पर द कोर्ट वो डिसीजन क्या था दोस्तों, याद करके हमें बताएं कमेंट में। तो मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये पैटर्नलिज्म दिखाते हो ना, तो ये अथॉरिटेरियनिज्म हो जाता है कि बस मेरी ताकत चलेगी और किसी की नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप रेगुलेशन कीजिए बेटिंग का, गैम्बलिंग का, संवैधानिक दायरे के तहत। तो भैया एक जिंदा जुडिशरी के होने का, रूल ऑफ लॉ के होने का ये मज़ा होता है कि सरकारों को उनकी हदें केवल जजेस ही याद दिला सकते हैं, अदरवाइज तो सरकारें जो हैं वो तो यहाँ वहाँ भागती रहती हैं। The Madras High Court has reminded the government of the need for appropriate regulation of online games of chance rather than outright banning that impinges on individual freedoms and is disproportionate. मजा आया आपको? तो आप अपने शब्दों में समरी निकालिए, आप हिंदी में भी निकाल सकते हैं, कमेंट थ्रेड में लिखिए, और नहीं तो कम से कम ये समरी वहाँ पे टाइप आउट कर दीजिए, अपनी नोटबुक बना लेना, सब चीज़ें लिखते चलना। प्यारे साथियों, अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कोर्स आपके सामने है। ये कोर्स मैं कंडक्ट करूंगा, 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके सारे एलिमेंट्स आपके सामने हैं। ये इतना अद्भुत कोर्स हमने बनाया है कि आपकी पूरी तैयारी A to Z हम इसमें करवाएंगे, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक। पूरा करंट अफेयर एडिटोरियल एनालिसिस का प्रीमियम सेक्शन आपको पहले दिन से अवेलेबल होगा। आप आज एनरोल करोगे, आज से अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी लाइव लेक्चर्स तो पढ़ने के बाद शुरू होंगे। हर क्लास में पैरेलल में क्विज होगी, उसमें लीडर बोर्ड होगा। सारी चीज़ें यानी आपको एक्टिवली इंगेज करके लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाने का हमारा ये पूरा प्रयोजन है। आगे बढ़िए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एनरोल कीजिए। स्वागत है आपका। आज के दूसरे एनालिसिस पर आ गए हैं प्रीलिम्स GS2 GS3 ऐसे वाई पीपल रेजिस्ट वैक्सीनेशन। अब दुनिया की बड़ी अजीबोगरीब हालत है कि ऐसा नहीं है कि भारत में ही कई महान लोग हैं जो वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो टीका नहीं लगवा रहे हैं कोविड का। पैंडेमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास की महामारी फैल गई है, समझ गए। तो हिंदू का एडिटर हमको एक विश्लेषण दे रहा है कि यार इतने अमीर देश में भी लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। अमेरिका एक बहुत अजीब स्थिति में फंसा हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन को अभी बाहर आकर यानी जनता के सामने कोविड को लेकर चेतावनी जारी करनी पड़ी कि अमेरिका की कोविड क्राइसिस अब एक नया रूप ले चुकी है, पैंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। पहले इट वाज द कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन अब अमेरिका में इट इज द पैंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। जो लोग टीके नहीं लगवा रहे हैं उन सब की वजह से अब कोविड हो रहा है, ये महामारी है। बहुत सारे अमेरिकन राज्यों में अलग अलग वैक्सीनेशन की दरें चल रही हैं क्योंकि वहाँ की लोकल सरकारों की इच्छा पे भी निर्भर करता है। और उस वजह से जो डेल्टा वेरिएंट निकल के गया भारत से, ये सारी दुनिया में फैल चुका है। इस डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचा दी है। जिन राज्यों में वैक्सीनेशन कम हुआ है वहाँ डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा फैल गया, बिल्कुल सीधा कनेक्शन दिख रहा है। अमेरिका अभी तक अपने 30% एडल्ट्स को वैक्सीनेट नहीं कर पाया, मतलब 68 से 70% को कर दिया है। भारत में यह आंकड़ा 10% के आसपास है। और 58% को 12 से 17 की एज ग्रुप में अभी तक उसने वैक्सीनेट नहीं किया। इट स्टिल हैज टू वैक्सीनेट देम। व्हाट इज स्ट्रेंज इज दैट यूएस हैज रीच्ड हियर डिस्पाइट स्टार्टिंग वेरी स्ट्रांगली। तो लगभग 35 करोड़ डोजेज अभी तक उसने कर लिए। उसके बाद भी अभी बचे कितने हैं वो आपके सामने हैं। भारत में हम 50 करोड़ डोज कर पाए हैं, लेकिन अभी तो हमारे 85 से 90% एडल्ट फुल्ली वैक्सीनेट होना बचे हैं। तो हमारा तो रास्ता बहुत लंबा है प्यारे दोस्तों। देखिए, टोटल वैक्सीन डोजेस और परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स वैक्सीनेटेड दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स से आपको सोच समझ के निष्कर्ष निकालने चाहिए, नहीं तो कोई भी उल्लू बना देगा। प्रेसिडेंट बाइडेन पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक उल्टा चल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप वही आई एम द बेस्ट, आई नो मोर अबाउट वैक्सीन्स देन एनीबॉडी एल्स डज, आई नो मोर अबाउट इट, आई मीन आई नो इट, इट्स गोना वैनिश लाइक अ मिरेकल वन डे। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक में बोला है, ऐसी ऐसी बातें कि जो आज याद करते हैं तो लगता है कमाल ही हो गया भाई। और प्रेसिडेंट बाइडेन पहले दिन से विज्ञान 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 और सभी वैक्सीन कंपनीज से बिल्कुल फर्म कमिटमेंट लेके बैठे हैं, कितने कितने करोड़ डोजेस तुम दे दोगे। They used all the tricks including consistent messaging from the top. बाइडेन को अच्छे से पता था जितने बड़े नेता हैं अगर वो कंटिन्यूसली लोगों को याद दिलाएंगे, मास्क पहन के ही निकलेंगे तो लोग भी फॉलो करेंगे। लोकल लेवल पे लॉटरीज और कैश गिफ्ट निकाली। देखिए अमेरिका में टीके लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है।
ताकि अमेरिका के लोग जाके टीका लगवा लें कोविड का। अभी तक 19 करोड़ 30 लाख लोगों ने एक डोज ले लिया है, 16 करोड़ 50 लाख लोगों ने अमेरिका में दोनों डोज ले लिया। आबादी है 33 करोड़, उसमें 100 जोड़ दो तो भारत है। सैडली अब वहाँ दो ग्रुप हैं जो वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। एक वो जो कि ग्रामीण हैं, श्वेत चमड़ी वाले हैं, पॉलिटिकली जो रूढ़िवादी लोग हैं, और ज़्यादातर ये रिपब्लिकन है और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। दूसरा ग्रुप वो है जो जनरली कोविड वैक्सीन्स को लेके हमेशा से मन में शंका है और इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि अभी देखते हैं। दूसरा ग्रुप जो है ये बहुत डाइवर्स है, इसमें सभी प्रकार की महान आत्माएं हैं, अर्बन, यंगर, डेमोक्रेट्स सभी लोग हैं, और उसमें अफ्रीकन अमेरिकन माइनॉरिटी, लैटिनो माइनॉरिटी, मतलब सभी महान आत्माएं सभी रंग रूप की आ गई। खतरनाक सच्चाई ये है कि 95% कोविड के जो अस्पताल में इन्फेक्शंस आ रहे हैं, मतलब जो लोग इन्फेक्ट होकर अस्पताल जा रहे हैं और जो मौतें हो रही हैं, वो इन्हीं अनवैक्सीनेटेड लोगों में से हो रही हैं। मतलब इसके बाद भी कई लोगों को अकल नहीं आ रही। फ्लोरिडा और टेक्सास नाम के जो दो राज्य हैं वहाँ मैक्सिमम डैमेज हो रहा है और वहाँ के वैक्सीनेशन रेट कम हैं। तो अब बाइडेन को यहाँ से आगे जो एक बहुत गलत डिसीजन लिया था उन्होंने मई 2021 में वहाँ के सीडीसी ने, कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट करा लिया आप लोग मास्क से निजात पालो। दोस्तों मुझे याद है अभी भी मई में जब सीडीसी ने ये ऑर्डर निकाला था कि आप लोग मास्क त्याग दो अगर आपने वैक्सीन, मेरी 1 सेकेंड में रिएक्शन ये थी कि ये इतना अनसाइंटिफिक और भयानक डिसीजन लिया कि मर जाएगा अमेरिका। मैंने उसी दिन अपने सेशन में बात शेयर की थी कि आई एम सरप्राइज हाउ दे कैन टेक सच अ फुलिश डिसीजन। वो पूरा रिवर्स कर दिया उन्होंने। अरे भाई कैसे बिना मास्क के तुम चलोगे, कुछ भी नॉनसेंस। और वायरस म्यूटेट हो रहा है भाई, समझो बात को। कीप पुशिंग फॉर वैक्सीनेशन इन ऑल ग्रुप्स थ्रू राइट इन्फॉर्मेशन एंड बैटलिंग मिस इन्फॉर्मेशन। बाइडेन और फेसबुक की तो लड़ाई भी हो गई ना इस चीज़ को लेके। तो बताइए हमें क्या लड़ाई हुई थी। तो ये है कहानी वाई पीपल रेजिस्ट वैक्सीनेशन की। आई होप आपको इससे बहुत लाभ होगा प्यारे दोस्तों। अमेरिका हैज टेकन अ स्ट्रेंज टर्न इन द कोविड बैटल एज द डेल्टा वेरिएंट इज फुल्ली टेस्टिंग इट्स अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड द प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन टू। आपके शब्दों में समरी निकालिए और बताइए कि इस बारे में आपका क्या कहना है। भारत में संपूर्ण वैक्सीनेशन किस तारीख तक हो जाएगा? कोई गेसेस हैं आपके? शेयर कीजिए हमारे साथ। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या भारत के स्कूलों में सभी कक्षाएं पूरी तरह से शुरू कर दी जानी चाहिए या नहीं। माइक्रो गाइड टू रिजॉल्विंग द असम मिजोरम कॉन्फ्लिक्ट फाइनली। एक बहुत लंबा चौड़ा लेख आया है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, इतिहास का रिवीजन होगा, इसलिए ये आपके प्रीलिम GS1 GS2 ऐसे में बहुत यूजफुल हो सकता है। शुरू करें। अगर असम और मिजोरम के मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाना है तो ये प्रोफेसर साहब बताते हैं कि बिना इतिहास को समझे आप इसको सुलझा ही नहीं सकते। आइए समझ लेते हैं इतिहास। बॉर्डर डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहा है। 26 जुलाई को मारपीट हो गई और गोलियां चल गई और वेरियंगते विलेज के पास में मिजोरम में जो लैलापुर से 6 किलोमीटर है 6 लोग मारे गए, 50 घायल। 1875 में जो लुशाई पहाड़ियां हुआ करती थी उनकी इनर लाइन बाउंड्री को आसाम के काचार जिले का दक्षिणी सीमा माना गया था। जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे भारत के, उन्होंने उसको हमेशा की तरह बिल्कुल इम्प्रिसाइज मार्किंग की थी। उसमें उन्होंने रिवर्स हिल्स यूज करके जनरली बता दिया था कि भाई काचार जिले का जो दक्षिणी सीमा होगी वो इनर लाइन बाउंड्री है, लुशाई हिल्स है। 1892 में इस लुशाई हिल को विलय कर लिया गया आसाम में। 1930 और 1933 में जो इनर लाइन परमिट था अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, उसको लुशाई हिल तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो मिजोरम की सरकार, जो कि लुशाई हिल वाला क्षेत्र था, उसने ये साफ बोल दिया कि हम 1875 की बाउंड्री को ही स्वीकार करेंगे, सदर्न बॉर्डर ऑफ आसाम काचार डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि बाद के जो रिवीजन हुए हैं अंग्रेजों के द्वारा वो तो केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए हुए थे और उसमें हमारी मिजो आबादी के जो ऐतिहासिक शिकार के अधिकार थे अनडिमार्केटेड कचार सदर्न बॉर्डर पर, वो अंग्रेजों ने टेकन फॉर मतलब उसमें टेकन इनटू अकाउंट किए ही नहीं। न केवल हमारे हिस्टोरिकल हंटिंग ग्राउंड्स वाले अधिकार बल्कि झूम कल्टीवेशन, रबर एक्सट्रैक्शन, टिम्बर एक्सट्रैक्शन हम मिजो लोग वहां जाके करते आए हैं, उसको आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। मतलब पीपल सेंट्रिक प्रॉब्लम। लुशाई हिल में जो 509 वर्ग मील का जो एंक्रोचमेंट कोट अनकोट ये बोल रहे हैं, इन लुशाई हिल अंडर द Inner Line Reserve Forest Area 1877 regulation is being resisted, but Assam refuses to accept the Mizo viewpoint. आसाम जो है वो ये बोलता है कि कानूनी रूप से आप देख लीजिए,
तो कानूनी रूप से हम कहीं भी गलत नहीं हैं, और ये मिजोरम वालों के जितने भी दावे हैं ये बिल्कुल गलत है, और ये इंक्रोचमेंट 509 वर्ग मील का है। आसाम का कहना है कि ये लोग जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में घुस गए वही अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण है। और ये जो आसाम बोल रहा है, ऐसा इन प्रोफेसर साहब का कहना है, ये ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। मतलब आसाम ये तथ्य गलत बता रहा है। तो ओरिजिनल तथ्य क्या हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं, मिजोरम के एक कबीलाई मुखिया ने, मिजोरम चीफ, एस्टैब्लिश्ड विलेज 10 माइल फ्रॉम सिलचर, जो कि काचार की कैपिटल थी। सम टी एस्टेट्स इनसाइड द काचार हैव लुशाई नेम्स। तो वो नाम वहाँ कैसे आए? क्योंकि हम वहाँ सैकड़ों सालों से रहते आए। जो लुशाई हैं वो काचार के सबसे पहले इनहेबिटेंट्स में से थे। तो वहाँ के बहुत सारे विलेजेस में लुशाई सेटलमेंट्स हैं, मतलब इस जाति के लोग रहते हैं। 1970s में और सन 2000 के दशक में आसाम के अधिकारियों को अचानक से जोश आ गया था और उन्होंने अरेस्ट और एविक्शन करना मीज़ो लोगों का वहाँ पे शुरू कर दिया था। और अक्टूबर 2020 में फिर से खूनी झड़प हो गई थी। उन्होंने वहाँ की मीज़ो हट्स को सिंगला रिजर्व फॉरेस्ट में जला दिया था, जिससे 12 दिन का नेशनल हाईवे 306 का ब्लॉकेड हो गया। सोचिए, भारत के अंदर 2 राज्यों के बीच ब्लॉकेड हो रहा है, मतलब कमाल ही हो रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो गलत नहीं हैं जब वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूट एक्चुअली रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर है, लैंड को लेकर नहीं है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि आसाम की पूरी अप्रोच कानूनी और स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है बॉर्डर्स को लेकर, कि भाई ऐसा इतिहास में था तो ऐसा कर दो। जबकि मिजोरम बार बार ये बोल रहा है कि ये सारी बॉर्डर्स फ्लूइड रही हैं, अंग्रेजों ने बॉर्डर्स का डिलिनेशन कभी सही ढंग से किया ही नहीं, और ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं ना कि हम आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। तो स्टेट सेंट्रिक वर्सेस पीपल सेंट्रिक। आसाम की शर्मा सरकार जो है वो इंपॉर्टेंस दे रही है लीगल मैटर्स को, ज्यूरिडिकल मैटर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन को। ज्यूरिडिकल यानी कानून से संबंधित, जो कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि भाई स्टेट मेकिंग, स्टेट की बाउंड्री फिक्सेशन, ये सब कॉलोनाइजर्स का काम होता है। आज़ाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई डिड द ब्रिटिश क्रिएट द आउटर लिमिट्स बाय डिक्लेयरिंग द फॉरेस्ट रिजर्व एरिया? तो क्यों उन्होंने ऐसा किया? तो ऑथर कहते हैं क्योंकि उस समय उन्होंने वहाँ पर तेल, चाय, रबर, कोयले की खोज कर ली, और इसलिए वो उस पर पूरा कब्जा करने के लिए ही उन्होंने वहां पर इनर लाइन परमिट राज लाया, उसको कमर्शियलाइज करने के लिए। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ट्राइबल राइट्स बिकेम सेकेंडरी, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बिकेम प्राइमरी। ये तो पूरे भारत में एक्चुअली प्रॉब्लम तो फिर आई है ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 में क्यों लाना पड़ा था? इसी वजह से, हालांकि उसका एग्जीक्यूशन अभी तक हो नहीं पाया। बताइएगा एफआरए कानून क्या था? पैरेलल में क्या हुआ? ऑयल, टी, रबर, कोल के चक्कर में पूरे भारत से लाखों लोगों को लाके अंग्रेजों ने काचार में, हाइलाकंडी में, करीमगंज में बसा दिया, जिससे मीज़ो लोगों का डिटर्मिनेशन और मजबूत हो गया कि हमारी विरासत की जगह में इतने लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं तो हमें तो इसको बचाना ही बचाना है, हमारे कॉमन्स को बचाना है। तो कॉमन यानी ये वन वगैरह। मीज़ोज ने इसीलिए उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स पे वॉयलेंट रेड भी की थी, जिसमें कई ब्रिटिशर्स मारे गए थे और कुछ लोगों का ये लोग किडनैप कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, जिसके बाद फिर ब्रिटिशर्स लड़ने आते थे। आज आसाम बोल रहा है लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, और हमारी 4000 की कमांडो बटालियन रहेगी, प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और ये ऑथर कहते हैं कि आसाम जो है वो बेसिकली मस्कुलर अप्रोच लगा रहा है। 2021 की हिंसा इसलिए हुई कि आसाम की तरफ से बहुत सारे लोग अचानक से मिजोरम के बॉर्डर में वेरेंगेटे में घुस गए। तो सवाल यह है कि शर्मा जी जो हैं वो डिसाइसिव सीएम हैं या रीजनल बुली हैं? ऐसा ऑथर सवाल पूछ रहे हैं। मिजोरम बोलता है कि आप पहले इतिहास की बात करो, ट्रेडिशनल राइट्स की बात करो और प्रिंसिपल ऑफ यूटी पोसिटेटिस जुरिस की बात करो, जो बेसिकली एज यू पोजेस अंडर लॉ इंक्लूडिंग कस्टमरी लॉ वो होता है। देयर श्योरली आर फ्लूइड क्लेम्स। उनका कहना है कि ये बॉर्डर कभी भी स्थिर बॉर्डर नहीं रही, इस पे चलायमान दावे रहे हैं, फ्लूइड दावे रहे हैं, ओवरलैपिंग दावे रहे हैं, और फॉरेस्ट कॉमन्स दोनों तरफ हैं। दे आर बोथ द साइट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। आसाम उसको रेवेन्यू कमाने का जरिया देख रहा है और मिजोरम उसको आइडेंटिटी और लाइवलीहुड का जरिया। तो ये तो फिर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हो जाएंगी पोजीशन। प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करनी पड़ेगी भाई साहब।
दोनों ही सीएम्स के लिए, शर्मा जी हों या जोरामथंगा हों, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट डीप हिस्टोरिकल नॉलेज एंड सेंसिटिविटी एंड अकोमोडेट, तभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलेगा फॉर सच इंटरडिपेंडेंट फ्लूइड बॉर्डर्स बिटवीन इंडियन स्टेट, और इसमें सुपरविजन न्यूट्रल केंद्र सरकार का होना चाहिए। कितनी सारी नई चीज़ें आज हमें पता चली, तो इसकी क्विक समरी कमेंट थ्रेड में निकाल के लिखिए दोस्तों। द डीप हिस्टोरिकल ट्रूथ ऑफ असम मिजोरम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इज दैट देयर आर रिसोर्स क्लेम्स एज वेल एज पीपल क्लेम्स एंड बोथ हैव टू बी रिस्पेक्टेड। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। अब हम आ गए हैं बहुत ही प्यारे लेख पर कि नेपाल के तराई और भारत के बिहार में किस प्रकार से फ्लड मैनेजमेंट फेल हो रहा है और उसका एक लॉन्ग लास्टिंग तरीका क्या हो सकता है। तो ये तो बहुत यूज़फुल है। नेचुरल डिजास्टर्स के कंटेक्स्ट में तो सवाल बहुत आते हैं, प्रीलिम्स GS 2-3 ऐसे इसमें आपको काम आएगा। नॉर्थ बिहार का फ्लड प्रॉब्लम इंडिया नेपाल कोऑपरेशन से ही सुलझेगा। उत्तर बिहार के जो लोग हैं, जिनको मिथिलांचल कहते हैं, पेरेनियल फ्लडिंग होती है, साल दर साल दर साल दर साल, और साल के भीतर लगातार फ्लडिंग होती है। सरकारों ने 1950 से कोशिशें की हैं, लेकिन निजात तो मिली नहीं। 2005 से 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया बांधों से संबंधित, लेकिन उससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया। बहुत सारा नॉन स्ट्रक्चरल चेंज भी किया, फ्लड प्लेन मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, इंश्योरेंस, लेकिन उससे भी समस्या खत्म नहीं हुई। 2021 में जो बाढ़ आई है बहुत नुकसान किया है, क्योंकि कोविड के बाद आई तो लोग वैसे ही कोविड से टूट चुके थे, ऊपर से आके बाढ़ ने स्पिरिट को और तोड़ा, और 5 करोड़ लोग उत्तरी बिहार में और तराई क्षेत्र के नेपाल के आज प्रभावित हैं। इस पूरी की पूरी फ्लडिंग प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो भारत नेपाल के जो ऐतिहासिक पुराने आपसी समझौते और पूरे के पूरे कायाकल्प करने के जो तरीके होते थे, साथ में काम करके चीज़ों को बदलने के, उन तरीकों पे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्राइसिस एक शेयर्ड क्राइसिस है, ये अकेले नेपाल की, अकेले भारत की नहीं है। तो शेयर्ड क्यों है, क्यों आती है बाढ़ बिहार में? अब यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। बिहार जो है भारत का सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन राज्य है। उत्तर बिहार इज ड्रेन्ड बाय मेनी रिवर्स, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जिनके कैचमेंट क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में हैं। अब हिमालय तो बहुत सारे स्टीप और जियोलॉजिकली बहुत यंग हैं, भूगर्भीय रूप से तो हिमालय की आयु 5-5.5 करोड़ साल है, जो कि कुछ भी नहीं है। हमारे अरावली पर्वत 150 करोड़ साल पुराने हैं, ईस्टर्न घाट के बहुत सारे क्रेटन्स 250 करोड़ साल पुराने, तो उनके सामने हिमालय तो बच्चे ही हैं, और वो बहुत जियोलॉजिकली एक्टिव हैं। बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है सेडिमेंट्स का, तो सेडिमेंट लोड जो नेपाल से, जो तलछटें आती हैं नेपाल से नदियों में, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, महानंदा, इन सब में आने वाला सेडिमेंट पूरे के पूरे तराई क्षेत्र के जितने भी प्लेन्स हैं और बिहार के, वहाँ भर जाता है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? और केवल 35% कैचमेंट क्षेत्र बिहार में है। तो इस प्रकार से पूरी नदियों की तरफ से आने वाला डिस्चार्ज और सेडिमेंट का लोड जो है वो प्लेन्स के क्षेत्र में आ जाता है, नदियों का डायरेक्शन ही बदल जाता है, फ्लड से हैवॉक होता है। और उत्तर बिहार में तो मास्टर ड्रेन गंगा जो है वो जबकि लो बहती है, लेकिन ये बाकी की नदियां जो हैं, 2004 में ये पता चला कि उन्होंने गंगा से ज़्यादा डैमेज कर दिया। नेपाल एंड इंडिया 1950 में बहुत कोऑपरेट करते थे। जब कोसी के एम्बैंकमेंट का काम हुआ था 1955 में, नेपाल से बहुत से लोग फ्री में वॉलंटियर करने आए थे, वो स्पिरिट अब खत्म हो गई। दैट स्पिरिट फिनिश्ड एक्सेप्ट फॉर कॉमन कॉज इन हाइड्रो पावर जनरेशन। उसके अलावा अब कोऑपरेशन कहीं नहीं बचा है। जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, ऐसे बहुत सारे, वहां पर बाढ़ मतलब जीवन का हिस्सा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लाइक एम्बैंकमेंट्स एंड रीरूटिंग ऑफ स्ट्रीम्स हैज डिस्टर्ब्ड रेगुलर फ्लो ऑफ द स्लो स्ट्रीम्स, हर्टिंग फार्मिंग। अब जहां जहां एम्बैंकमेंट बने और जहां जहां नदियों की धाराओं की दिशा बदलने के कार्यक्रम हुए, उसने क्या किया कि स्लो बहने वाली स्ट्रीम की भी रेगुलर फ्लो की दिशा पूरी तरह बदल गई, जिससे किसानी को बहुत नुकसान हुआ। कोसी ट्रीटी जो हुई थी 1954 की, उसमें बहुत सारे एम्बैंकमेंट नेपाल में बने थे, लेकिन उनका मेंटेनेंस हुआ नहीं और नदियों का समय के साथ पूरी की पूरी कोर्स ही बदल गया, क्योंकि सिल्ट, स्टोन, सैंड, सेडिमेंट रिवर बेड में जुड़ता, अभी बताया था ना बहुत हैवी लोड है, तो नदियां जो हैं दिशा ही बदल लेती है समय के साथ। कोसी 100 किलोमीटर 1750 से 1950 के बीच में पश्चिम की तरफ खिसक गई। उसी तरह के फ्लड अफेक्टेड रीजन्स जो हैं, वहां दूसरे समय में सूखा आ जाता है। अब बोलिए, और वहां का जो नीचे का जल स्तर है, भू जल स्तर, वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट इम्बैलेंस हो रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तो इश्यूज हैं ही, इतना भयंकर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है।
आज नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत ने पुराने वाटर प्रोजेक्ट्स का ज़्यादा लाभ ले लिया, तो नेपाल को दोष देने की बजाय हम आज ये सोचें कि यहाँ से आगे की वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगी, क्योंकि नुकसान तो सबका आज हो रहा है ना। 1937 में ये माना गया था कि जो पारंपरिक फ्लड कंट्रोल के तरीके थे वो एडिक्वेट नहीं थे और अंग्रेज़ों का जो एम्बैंकमेंट का सिस्टम था वो बेहतर होगा। एक ऊंचा डैम बनाया गया था 12 क्षेत्र नेपाल में ताकि फ्लड वाटर पे कंट्रोल हो 1953 के बाढ़ के बाद। प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बहुत ही दूरदृष्टा कोसी योजना अफेक्टेड लोगों के पुनर्स्थापन के लिए घोषित भी की थी। उस वक्त मिथिला से एल.एन. मिश्रा जी थे जो यूनियन कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि कोसी में बाढ़ नियंत्रण का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सारी कोशिशें थोड़ी थोड़ी कामयाब हुई। आज 2021 में अब एक ही रास्ता है कि नेपाल इंडिया साथ में आके कोऑपरेट करें और ये वार्षिक लाइफ और लाइवलीहुड्स का डिस्ट्रक्शन रोकें। उसके बिना ये होगा नहीं। आप उसको नेशनल प्रॉब्लम समझ रहे हो, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। The only long-term structural solution to flooding in the North Bihar and Terai region is via strong Nepal-India cooperation on infrastructure solutions. प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने 2012 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो लाया था प्रणब मुखर्जी ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, पूर्व व्यापी अभूतलक्षी प्रभाव से कर उसको समाप्त कर दिया है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में आर्बिट्रेशन अवार्ड भारत के खिलाफ जा चुके हैं, तो सरकार ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है। भारत की हॉकी टीम बोथ मेन एंड विमेन को बहुत 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 बधाइयाँ। भारत की हॉकी का एक स्वर्णिम युग फिर से धीरे धीरे शुरू होता दिख रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, करके दिखाएंगे। जयशंकर साहब बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट ईरान में अफगानिस्तान मुद्दे पे करेंगे। 5 अगस्त आ गया, जिस पर स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 अगस्त भारत के लिए शुभ दिन है। आर्टिकल 370 इस दिन खत्म हुआ। राम मंदिर की आधारशिला हमने इस दिन रखी। इस दिन हॉकी में हम ब्रॉन्ज जीत के लाए और उसके अलावा इसी दिन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को भी खत्म किया गया। खैर, कश्मीर में दोनों तरह के पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोगों का कहना है बहुत बढ़िया हुआ, शांति तरक्की का ज़बरदस्त माहौल है। कुछ लोगों का कहना है इतनी शांति तरक्की है तो पुलिस को ज़बरदस्ती दुकानें क्यों खुलवानी पड़ रही है 5 तारीख को। मॉरिशस ने ये बोला है कि इस आइलैंड को लेके बहुत सारे अभी ऐसे मीडिया में खबरें आई थी कि भारत का मिलिट्री बेस बना है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। एलिगेशंस आर सीरियस एंड ट्रूथ हैज़ टू कम आउट इन द स्नूपिंग इशू। तो ये बहुत बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा है कि अगर पेगासस की बातें सच हैं तो इस पर तो पूरी जांच होनी चाहिए। साथियों, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। 23 अगस्त 2021 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। ये बहुत ही शानदार कोर्स है, इसकी सारी जानकारी लेके आज के आज एनरोल कीजिएगा। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया हमारी जर्नी रहेगी, बहुत मज़ा आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।